लेक्चर हमारा आज का है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में हम सबसे पहली चीज आती है वो है कि बायोकेमिस्ट्री दो वर्ड का मिक्सचर है। पहला वर्ड हमारे पास कौन सा है, बायो, यानी कि बायोलॉजी से डिराइव है वर्ड। तो यहाँ पे जो हमारे पास बायो की डेफिनेशन आती है वो क्या आती है, अगर सिंपल ट्रेन बोला जाए तो डेफिनेशन बनती है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स की अगर बात करें तो हम जितनी भी लिविंग थिंग्स है उन सबकी जो स्टडी करेंगे उसको क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे। फिर बायोलॉजी के साथ इसका दूसरा वर्ड जो है हमारे पास वो कौन सा है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है, ब्रांच ऑफ साइंस होती है जो डील करती है किससे, कंपोजिशन के साथ, किसी भी कंपाउंड की कंपोजिशन कि वो कंपाउंड किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, कोई भी केमिकल है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, फिर वो एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर उसको कैसे जोड़ा हुआ है, और फिर जब वो जुड़ जाते हैं उसके बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज हमें शो होती है उस चीज को भी हम यहाँ स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनके कंबाइन होने के बाद प्रॉपर्टीज के बाद जो वो रिएक्शंस कर सकते हैं वो भी हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। तो अगर हम इन दो डेफिनेशंस को जोड़ दें तो हमारे पास हमारे सब्जेक्ट की डेफिनेशन निकल आती है, वो कौन सा है, बायोकेमिस्ट्री। तो हमारे पास जो बायोकेमिस्ट्री है उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स, सबसे आसान तीन डेफिनेशन के स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगी कि स्टडी हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, हमने इसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन अगर बनाए तो क्या बनेगी कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जो डील करती है किसके साथ, वही चीज कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन, यानी कि वही केमिस्ट्री। और दूसरा रिएक्शन इस चीज के कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग थिंग्स, कि जो भी कंपाउंड लिविंग थिंग्स में मिल रहे हैं, चाहे वो लिविंग थिंग की बॉडी है, लिविंग थिंग कोई कंपाउंड प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कंपाउंड कंज्यूम कर रहा है, वो सारे के सारे रिएक्शन, हर चीज की स्टडी को क्या कहते हैं, हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। हमारे पास के बायोकेमिस्ट्री की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई कि एक अलग केमिस्ट्री की ब्रांच बनाने की क्या जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा पुराना डिसिप्लिन है पढ़ाई का, क्योंकि जो पुराने जमाने के केमिस्ट होते थे या डॉक्टर्स होते थे उनका एक ही कंसेप्ट होता था या एक ही उनका कंसर्न होता था, और वो कंसर्न क्या था कि किसी भी तरीके से मेडिसिन बनाई जाए ऐसी कि जो हमें डिजीज से बचा सके। तो मेन बायोकेमिस्ट्री जो है वो किस चीज से कंसर्न करती होती है कि प्लांट्स और एनिमल्स से हम ऐसी चीजें गेन करें जो एज ए मेडिसिन यूज हो सकती हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बायोकेमिस्ट्री का मेन कंसर्न जो पुराने जमाने में एंशिएंट टाइम के अंदर होता था वो क्या था कि मेडिसिन बनाए और डिजीज को वहां से उसकी वजह से खत्म कर दिया जाए। तो इसके ना दो सबसे अहम चीजें थी जिसकी वजह से ये पुराने जमाने में सबसे ज्यादा मशहूर थी, लेकिन इसे उस वक्त बायोकेमिस्ट्री के तौर पर नहीं समझा जाता था, इसको फार्माकोलॉजी के तौर पे लिया जाता था। नेक्स्ट, बायोकेमिस्ट्री के वर्ड जो था वो डिराइव कब हुआ, उसके बारे में बहुत सारे कंसेप्ट समझे। तो वहां पे कंसेप्ट कोई भी उसका पावरफुल एविडेंस नहीं है, हर किसी का अपना अपना तरीका है, क्योंकि नया वर्ड था, नए वर्ड्स जो होते हैं वो इतनी जल्दी उसका हम ये नहीं बता सकते कि वो कहाँ से डिराइव किया गया है, उसके मुख्तलिफ ओरिजिन्स हैं पे। तो इसका कुछ एविडेंस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि बायोकेमिस्ट्री अगर हम देखा जाए तो ग्रीक्स जो थे वो सबसे पुराना जो इल्म मिलता है हमें वो ग्रीक्स से मिलता है। तो उस वक्त भी वहां पे उन्होंने क्या किया था कि बायोकेमिस्ट्री के ऊपर रिसर्च की, लेकिन उसको उस वक्त बायोकेमिस्ट्री नहीं बोलते होते थे, जैसे मैंने पहले मेंशन किया है। उस वक्त वो क्या थी, फार्माकोलॉजी या फार्मेसी उसको समझा जाता था। फिर बात होती है नेक्स्ट के जब एंजाइम डिस्कवर हुआ था कि एक नई ब्रांच निकली थी केमिकल्स की, कि जो बायोकेमिकल्स होते थे, प्रोटीन्स होते थे, और साथ क्या करते थे, रिएक्शन की स्पीड को ज्यादा कर देते थे। तो तब एक नए केमिकल्स जब डिस्कवर हुए तो इनको एक अलग ब्रांच में रखना पड़ा।
इसके अलावा क्या है कि जब हमने एक प्रोसेस था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तब जब डिस्कवर किया गया उस वक्त भी क्या हो गया, बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच एक डेवलप हो सकती थी। तो ये भी उसका एक कंसेप्ट है कि इस वक्त भी बायोकेमिस्ट्री डेवलप हो गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास कि जब वॉलर ने सिंथेसाइज किया था तो उसने एक बिल्कुल क्रॉस कट डिफरेंस को खत्म किया था कि कोई लिविंग थिंग कोई बिल्कुल अजीब चीज नहीं है या डिफरेंट चीज नहीं है, बल्कि वो क्या है, आम तरीके की ही चीज है, बल्कि एक आम केमिकल्स की तरह ही है। लिविंग थिंग कोई खास चीज नहीं है, कोई डिफरेंट चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, जस्ट केमिकल्स हैं और एक जगह पे कंबाइन करके रखे हुए हैं। उन केमिकल्स को हम खुद सिंथेसाइज भी कर सकते होते हैं और साथ में कर सकते होते हैं उनको बॉडी फंक्शन को चेंज भी करने दे सकते हैं। हम देखें तो एंटनी लिवाइजर जो था उसने सबसे अहम काम किया था केमिस्ट्री का, और क्या किया था कि उसने कहा था कि लिविंग थिंग जो है और जो दूसरी नॉन लिविंग थिंग है उनमें एक चीज का फर्क आ जाता है, और वो किस चीज का फर्क होता है, उनकी कंपोजिशन का। कि कुछ दो किंगडम्स के दोस्त ने डिवाइड किया था कि कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, और साथ कुछ क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कि उसमें कुछ जिंदा चीजें हैं, उसके दो हिस्से हैं बड़े, और बेजान फिर कौन सी है, एक उसने मिनरल वर्ल्ड उसने कह दिया उसे। तो प्लांट और एनिमल वर्ल्ड और तीसरी कौन सी, मिनरल वर्ल्ड, उसने वहां पे वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन उसने एक और चीज पता चली कि कंपाउंड जो थे उसके अंदर सिर्फ क्या होता था, सबसे ज्यादा कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और साथ उसके अलावा क्या थे, अगर एलिमेंट्स कुछ और मिलते भी हैं तो वो कितने अपने मोस्ट, अगर हम देखें तो 30 एलिमेंट्स होंगे जो हमें जिंदा चीजों के अंदर मिलते हैं या लिविंग थिंग में मिलते हैं। हालांकि टोटल दुनिया में कितने 92 एलिमेंट्स ऐसे हमें पता है, या कुछ जगहों पे कहते हैं 90 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे लो एटॉमिक मासेस के हैं और लो एटॉमिक नंबर्स के भी हैं, और इसके अलावा क्या है, सिर्फ 30 एलिमेंट्स हैं जो कि हमें बायो एलिमेंट्स के तौर पे मिलते हैं। वरना अगर हम देखेंगे तो उसमें से सिर्फ 6 एलिमेंट्स हैं जो क्या होंगे हमारे पास बायो एलिमेंट्स के तौर पे काम कर रहे होंगे, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलेंगे, बाकी ट्रेस अमाउंट में मिलते होते हैं। आता है हमारे पास स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री के, बायोकेमिस्ट्री कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास इट क्या करती है, सबसे पहले हमें हेल्प करती है एक्शन ऑफ मेडिसिन। तो जैसे सबसे पहला काम मैंने कहा था कि यहाँ पे जो बायोकेमिस्ट्री का मेन कंसर्न था पहले, वो क्या था, एज ए मेडिसिन था, कि क्योंकि मेडिसिन लिविंग थिंग के लिए होती है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, बायोकेमिस्ट्री का मेन कंसर्न जो है वो किसके साथ है, मेडिसिन के साथ है और उसके मैकेनिज्म के साथ है। फिर ये हेल्प करती है हमें अंडरस्टैंड करने में डिजीज को क्योर करने के लिए, और कैसे करती है कि उस डिजीज का मैकेनिज्म हमें समझाती है। मैकेनिज्म किस तरह समझाती है कि अगर लेट्स सपोज जैसे आपको पता होगा आजकल वो कोरोना वायरस जैसे है, तो वायरस की वजह से आपने देखा होगा कि वो किस तरह होता है कि हमें उसका मैकेनिज्म पता है कि वो किस किस तरह एक्शन शो करता है, कौन कौन से उसके सिम्टम्स होती हैं, ये सब बायोकेमिस्ट्री की वजह से हमें पता चल जाता है। वो कौन कौन से केमिकल्स बनाता है, किस तरह के टॉक्सिन्स हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमें डिजीज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं, और फिर हम उसके खिलाफ क्या बना लेते हैं, वैक्सीन डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये क्या करती है, हेल्प्स टू सिंथेसाइज द बायोमोलिक्यूल्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर मेडिसिन और फूड। कि अगर हम यहाँ पे कुछ मेडिसिन से बना सकते हैं, जैसे इंसुलिन है वो हम बैक्टीरिया से बनाते हैं, या और फूड है हम वो भी क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के बायोकेमिकल रिएक्शन से बनाते हैं। जैसे कोई भी बेकिंग की हम चीज बना रहे हैं, बेकिंग में हम फर्मेंटेशन यूज करते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन है। तो ये हमें क्या करता है, फूड बनाने में हेल्प करती है बायोकेमिस्ट्री, और मेडिसिन बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट फूड इंडस्ट्री के अंदर यूज होती है और बेटर फूड बनाने के काम आती है। हमें न्यूट्रिएंट्स पता होंगे तो हम बहुत अच्छी फूड बना सकते हैं। जैसे हमने देखा होगा हेल्थी डाइट जो होती है वो न्यूट्रिएंट्स लिखे होते हैं उनके पीछे, जितने भी हम कोई भी फूड आइटम खरीदते हैं उसके बैग पे लिखा होता है कि इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। तो वो सब बायोकेमिकल एनालिसिस उसके पता चला लेते हैं कि उसके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट कितने अमाउंट में मौजूद है। टॉपिक हमारे पास है मॉलिक्यूलर लॉजिक ऑफ लाइफ। कि अभी बात हो रही थी कि एंटोनी वॉन लिवाइजर ने क्या कहा था, लिवाइजर ने कहा था कि हमारे पास जो
लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है, उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस किस चीज का होता है, कुछ एलिमेंट्स का होता है। तो उसने कहा कि कोई डिफरेंट चीज नहीं है भाई, लिविंग थिंग सिर्फ क्या है भाई, मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन है। तो इसी से हमारा एक कंसेप्ट निकलता है कि मॉलिक्यूलर लॉजिक ऑफ लाइफ, की लाइफ सिर्फ क्या है, मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन है। और ऑल थिंग्स जो होती है मेड अप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, कि जितनी भी चीजें हैं भाई वो क्या है भाई, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। हालांकि मॉलिक्यूल जिंदा नहीं है, फिर भी जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो हम जिंदा चीजें बन जाती हैं। नेक्स्ट क्या चीज होती है जो हमें क्या करती है, डिफरेंशिएट करके दिखाती है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के दरमियान में, कि वो ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल नॉन लिविंग है, पर हमें उनके साथ फर्क में लेके आती है। पहली चीज जो आती है हमारे पास वो है डिग्री ऑफ केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी, कि जो नॉन लिविंग थिंग होती है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते उनके केमिकल्स, वो इंतहाई सादा केमिकल्स होते हैं। उनके स्ट्रक्चर, फॉर्मूलाज, रिएक्शंस बहुत आसानी से समझ आ जाते होते हैं। लेकिन जो लिविंग थिंग होती है उनके अंदर मॉलिक्यूल्स का बहुत डाइवर्स कॉम्बिनेशन होता है, और साथ उसके उनकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी सबसे आसान मिसाल इस तरह है भाई कि बायोमॉलिक्यूल्स हमने ऑब्जर्व किया होगा पहले क्लासेस के अंदर, कि हमेशा वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कि इतने बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं कि उनको पूरा ड्रॉ भी नहीं कर सकते होते। तो पहली खूबी होती है वो क्या होती है, हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कि लिविंग थिंग के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिर्फ इसलिए डिफरेंट होते हैं कि वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहे होते आसानी से, या पूरे ड्रॉ नहीं होते। सेकंड का है हमारे पास कि लिविंग थिंग जो होते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं एनर्जी, ट्रांसफॉर्म करते हैं और यूज करते हैं अपने एनवायरमेंट से लेके, कि जो लिविंग थिंग है कोई भी रिएक्शन है पर उसको चलने के लिए एनर्जी चाहिए। लिविंग अगर होगा तो इसका मतलब उसमें रिएक्शन मुसलसल चलता जा रहा है, अगर रिएक्शन रुक गया तो फिर क्या होगा, डेथ हो जाएगी। तो इसलिए मुसलसल रिएक्शन को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो इसलिए लिविंग थिंग में एक बात और डिफरेंट होती है, वो क्या होती है कि वो अपने एनवायरमेंट में से क्या करता है, एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है, इवन वो फूड खा रहा है या कोई और काम कर रहा है, और उसी एनर्जी को, उसी फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करके और किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, केमिकल एनर्जी, और फिर उसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं बॉडी फंक्शंस के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक और, कि प्रिसाइज सेल्फ रेप्लिकेशन एंड सेल्फ असेंबली, के हम क्या करते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग है वो क्या करती है, रेप्लिकेट कर सकती है, कॉपी बना सकती है, और उसके साथ साथ क्या होता है, सेल्फ असेंबली कर सकती है, कि अगर डैमेज हो जाए तो उसको क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते होते हैं। हमारे पास है कि जितने भी लिविंग थिंग है अगर हम देखें तो हमें लगता है कि सब में बड़ा फर्क है, लेकिन अगर हम इसको एज ए मॉलिक्यूलर लॉजिक देखें कि हमारे पास हर चीज नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से बनी हुई है, तो हर चीज सेम लगने लग जाती है। कैसे लगती है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हालांकि इनके अंदर जमीन आसमान का फर्क नजर आता है, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा जाए तो सारी लिविंग थिंग्स बिल्कुल एक जैसी हैं। मिसाल के तौर पे सबसे जो मेन सिमिलैरिटी है, सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है लिविंग थिंग की, वो क्या है भाई, कार्बन जो होता है उनका मेन कंपोनेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो अब वो चाहे बैक्टीरिया हो, कोई एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके अंदर सबसे अहम सिमिलैरिटी उन सब के अंदर एक होगी, और वो क्या होगी, वो सब कार्बन मौजूद होगा उनके अंदर, यानी कि वो ऑर्गेनिक नेचर के होंगे। सेकंड उसके अंदर क्या है, जो हमने भी पहले भी पॉइंट डिस्कस किया था कि जितने 30 बायो एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन उसमें से 6 एलिमेंट्स होंगे वो तकरीबन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे। नेक्स्ट के जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हमने कहा कि डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसमें, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं फ्रॉम जिसके फ्यू सिंपल कंपाउंड से, कि वो कंपाउंड्स हम आगे जब पढ़ेंगे, जब क्लासेस पढ़ेंगे उन कंपाउंड्स की, तो वो 4 क्लासेस हैं, उन्हीं कंपाउंड्स को हम रिपीट कर करके मुख्तलिफ तरीके से अरेंज करके मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। सबसे उसकी एक जनरल मिसाल है भी हमारे पास न्यूक्लिक एसिड जैसे होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए और आरएनए होता है, वो कंपोज होता है जिसका जस्ट 5 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का, कि उसमें क्या होता है, सिर्फ 5 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जैसे आपको याद होगा, हमने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कि हमारे पास कौन से होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन,
ये सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं कि वो बेस के साथ जब हम उसको जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड वाले टॉपिक में कि न्यूक्लियोटाइड क्या चीज होती है, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ हम इतना कंसर्न है कि जस्ट 5 न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन होता है न्यूक्लिक एसिड, और चाहे वो जितनी लंबी चेन बना लें लेकिन उसमें क्या होंगे, सिर्फ 5 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो रिपीट हो रहे हों। नेक्स्ट है हमारे पास कि जितने भी प्रोटीन्स हैं, हालांकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, लेकिन प्रोटीन्स होते हैं वो सिर्फ कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, जो लिविंग थिंग के प्रोटीन्स हैं वो 20 अमाइनो एसिड हैं जिनसे लिविंग थिंग्स वाले प्रोटीन्स बनते हैं। तो जितने भी एनिमल्स हो गए, जितने भी प्लांट्स हो गए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जितना भी डिफरेंट हो जाए, जितनी भी प्रोटीन डिफरेंट हो, लेकिन उसके अंदर सिर्फ क्या होंगे, वही 20 अमाइनो एसिड्स होंगे जो मुख्तलिफ सीक्वेंस से अरेंज किए हुए होंगे। और लास्ट हमारे पास है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बिल्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रॉम दिस सेम काइंड ऑफ मोनोमेरिक यूनिट, के वो एक छोटे छोटे यूनिट्स बिल्कुल सेम होंगे, उन्हीं से क्या करेंगे, अपने मैक्रो मॉलिक्यूल्स को डेवलप किया। नेक्स्ट है हमारे पास के ओरिजिन एंड नेचर ऑफ बायोमॉलिक्यूल के, ठीक है हमने देखा मॉलिक्यूलॉजी की बात करते हैं, तो फिर बायोमॉलिक्यूल्स बने कैसे। अगर हम किसी एक जगह पे रख दें कार्बन, हाइड्रोजन और इस तरह के जितने भी केमिकल्स हैं पे, वो खुद ब खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट कैसे हो सकते हैं, वो बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कैसे हो सकते हैं। तो उसके बारे में कुछ थ्योरीज हैं भाई कि वो कैसे बायोमॉलिक्यूल्स जो थे डेवलप हो गए। तो ओरिजिन की अगर बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं, सबको पता है कि क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है तो इसलिए वो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। ऑर्गेनिक नेचर का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी शर्त होगी, और उसके अलावा बाकी एलिमेंट हैं वो उसके साथ कंबाइन हो सकते हैं। बिफोर स्टार्ट ऑफ लाइफ अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने थे, और साथ पे होते हैं नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ये डेवलप होते हैं। क्योंकि अगर अभी बात की जाए कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं, तो मैं मिसाल देते हैं कि कार्बन है, कार्बन अगर खाली रखा हुआ है तो वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में है, हाइड्रोजन अगर अलग फॉर्म में रखा हुआ है तो वो इनऑर्गेनिक है, लेकिन जब दोनों को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ऑर्गेनिक बन जाता है। तो इसका मतलब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट से जब जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाते होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और फिर उससे क्या बन जाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स या लिविंग थिंग बन जाती होती है। के साथ टॉपिक में ही कि इसकी थ्योरी किसने पेश की थी, इस थ्योरी जो थी वो बायोकेमिस्ट ओप्राइन ने पेश की थी। उसने कहा था कि लिविंग थिंग जो थी वो किस तरह बनी थी। सबसे पहले एटमॉस्फेयर का कॉन्सेप्ट वहां पर दिया है। एटमॉस्फेयर जो उस वक्त की थी वो कौन सी थी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर थी। जैसे आजकल एयर में सबसे ज्यादा हमारे पास कौन सी है, नाइट्रोजन, और फिर कौन सी नंबर पे आती है, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे आ रही होती है। ऑक्सीजन अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है तो एटमॉस्फेयर हमारे पास कौन सी टाइप की है, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है। जो भी चीज एटमॉस्फेयर में रख दी जाए वो क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, क्योंकि एयर में सबसे ज्यादा वहां पे अमाउंट में क्या है, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है। अगर सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब वो एयर जो भी चीज रखेंगे उसमें वो क्या कर देगी, उसको ऑक्सीडाइज कर देगी। लेकिन जब प्लैनेट बना था उस वक्त अगर देखें तो उस वक्त ऑक्सीजन नहीं होती थी। उस वक्त कौन सी टाइप की एटमॉस्फेयर थी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर थी। उसमें हाइड्रोजन या इस तरह के एलिमेंट्स जो थे जो रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह काम करते थे वो सबसे ज्यादा अमाउंट में होते थे। तो उसने कहा कि सबसे पहली बात कि एटमॉस्फेयर जो थी वो इस तरह की नहीं थी, बल्कि कैसे थी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर थी। सेकंड जो बात की है उसमें कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि उस वक्त क्या होते थे, लाइटनिंग स्टॉर्म्स आ रहे होते थे, ऊपर बिजली चमक रही होती थी, तो उसके साथ जब ये केमिकल जो रिड्यूसिंग एजेंट्स थे वो कंबाइन हुए तो वो क्या हो गए, किसमें कन्वर्ट हो गए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गए। कैसे कन्वर्ट हो गए, तो उसने कहा हमारे पास एटमॉस्फेयर में थे, अमोनिया था यानी कि वो नाइट्रोजन की अमाउंट मिल रही है, मेथेन था जिससे कार्बन मिलेगी और हाइड्रोजन मिलेगी, मॉइस्चर थी यानी कि वाटर था। ये तीनों कंपाउंड जो है हमारे पास, एक हमारे पास ऑर्गेनिक नेचर का है लेकिन फिर भी वो क्या है, नॉन लिविंग है। मिथेन जो है वो लिविंग थिंग के अंदर नहीं हो रहा होता, वो लिविंग थिंग प्रोड्यूस करते हैं लेकिन लिविंग बॉडी का पार्ट नहीं होता।
फिर उसने कहा कि एंड अदर मॉलिक्यूल्स जो थे वो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में रिएक्ट किया और क्या बना दिया उसने, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना दिए। नेक्स्ट है हमारे पास के कंपाउंड्स जो थे वो जो बन गए, तो क्योंकि बिजली चमक रही है तो यकीनन साथ बारिश भी होगी। जब वो बारिश हुई तो ये जितने भी कंपाउंड्स थे वो किधर चले गए, सी की तरफ चले गए, क्योंकि बारिश कहीं पे भी होगी वो आहिस्ता आहिस्ता किधर इस तरफ चली जाएगी, समंदर की तरफ। अगर दरियाओं में गिरेगी तो वो दरिया कहाँ पे जाएंगे, आखिरकार समंदर की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए जब वो सारे के सारे केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स किस तरफ चले गए, समंदर की तरफ चले गए, तो वो उससे एक सोल्यूशन बन गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और उस सोल्यूशन को एक टर्म दी जाती है, वो कौन सी होती है, प्राइमोर्डियल सूप का नाम दिया जाता है। कि ये प्राइमोर्डियल सूप का मतलब होता है कि वो ऐसा कॉम्बिनेशन या ऐसा सोल्यूशन कि जो बहुत पुराने जमाने का था, कि जिस वक्त अभी लाइफ स्टार्ट नहीं हुई थी उससे पहले की एक चीज है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो प्राइमोर्डियल सूप था उसके अंदर जो कंपाउंड्स थे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते गए और आखिरकार क्या बन गए, वो बायोमोलिक्यूल या सेल्फ असेंबलिंग यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। जब वो कन्वर्ट हो गए तो इसका मतलब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते होते हैं, केमिकल एवोल्यूशन बोलते होते हैं। कि मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता क्या होते गए, इवॉल्व होते गए। इवॉल्व कैसे होते जा रहे हैं कि सबसे पहले देखें उन्होंने क्या किया, मॉलिक्यूल थे रिड्यूसिंग एजेंट्स थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर थी, वो क्या हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या हुई, कंबाइन हुई, कंबाइन हो गया ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हुई। ऑर्गेनिक ने क्या बनाया, प्राइमोर्डियल सूप बनाया, और फिर वो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स बीच में से कंबाइन होते गए और क्या बनाते गए, बड़े मॉलिक्यूल्स डेवलप होते गए। जिन मॉलिक्यूल्स ने लाइफ बनानी थी उनसे क्या बनती गई, लाइफ बनती गई। और ये इस प्रोसेस का नाम क्या रखा हमने, केमिकल एवोल्यूशन। तो जैसे बायो में एवोल्यूशन की थ्योरी होती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होते गए, इवॉल्व होकर किसमें कन्वर्ट हो गए, वो जो आजकल की फॉर्म है। सेम ऐसे ही कि पहले एलिमेंट्स जो थे वो किसी और फॉर्म में थे, आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज होते हुए किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, बायो एलिमेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट। नेक्स्ट हमारे पास ओरिजिन और नेचर ऑफ बायोमोलिक्यूल में इसी का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस किया, हमने उसको प्रूव किसमें किया। ये हमारे पास अपरेटस बना हुआ है जिसमें उसने प्रूव करके दिखाया था कि कैसे इसको वाकई ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे डेवलप हो सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज कि केमिकल एवोल्यूशन को जब लेबोरेटरी में सिमुलेट किया गया तो उसने स्टैनले मिलर ने इसको क्या किया था, सिमुलेट करके दिखाया था कि ए बायोटिक ओरिजिन है पर लाइफ का, कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए थे। मिलर ने क्या किया था कि वो जैसे उसने पहले कहा था, अमोनिया, मीथेन और वाटर, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट, जब उसने इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स दिए, उसने ये इलेक्ट्रोड्स दो लगाए और इन दो इलेक्ट्रोड्स के साथ उसने क्या किया, इसके अंदर गैस फिल कर दी है, तीनों गैसेस, चारों गैसेस जितनी भी। अब इन गैसेस के साथ उसने क्या किया, उनको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेम वही वाली एटमॉस्फेयर, वही वाला सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि जैसे अर्थ की एटमॉस्फेयर जब अर्थ बनी थी। नेक्स्ट इसके साथ उसने किया कि जब ये इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स देते रहे और कई हफ्तों के लिए उसको रख दिया, तो बाद में उसने क्या किया, एनालाइज किया कि यहाँ पे कौन कौन से केमिकल्स बने हुए जो पानी में डिसॉल्व हो रहे हैं। जब चेक किया गया तो वहां पे क्या था, गैस फेज, यानी कि अगर यहाँ पे तीन तरह के केमिकल्स बनने चाहिए थे वैसे तो, कि कुछ सॉलिड केमिकल्स बन गए, जो सॉलिड केमिकल्स बन गए वो नीचे बैठ गए, जो डिसॉल्व हो सकते थे वो उस पानी में डिसॉल्व हो गए, और जो नहीं डिसॉल्व हो सकते वो कहाँ पे आ गए, गैस फेज में इधर ऊपर मौजूद रहेंगे। तो उसमें से जो गैस फेज थी उसको नजर आया कि गैस फेज में कार्बन मोनोऑक्साइड थी और कार्बन डाइऑक्साइड थी। जब कार्बन डाइऑक्साइड थी तो इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस का मटेरियल भी मिल रहा है यहाँ पे, और उसके अलावा ऑक्सीडेशन के लिए या हमारे पास जो वो है रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट, इस तरह हमारे पास यहाँ पे क्या बन रही है, CO2 मौजूद हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास के वाटर फेज जो है उसमें क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे इंक्लूडिंग सम कौन से अमाइनो एसिड भी वहां पे बन चुके हुए थे, क्योंकि अमोनिया था वहां पे तो यकीनन उससे क्या बन सकते हैं, अमाइनो एसिड बन सकते हैं। फिर हाइड्रोक्सी एसिड, एल्डिहाइड्स, हाइड्रोजन साइनाइड, इस तरह के केमिकल्स वहां पे बन चुके थे। फिर इस एक्सपेरिमेंट ने बताया कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से बने थे
और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी किससे बनते होते हैं, इनऑर्गेनिक से बनते थे, और ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हुए किसमें कन्वर्ट हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेल। ये सेल जो हमारे पास है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन का यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सिस्टम की तरह काम करता है, और उसमें जो भी फंक्शन हो रहे होंगे, जितने रिएक्शंस हो रहे होंगे, जो उसकी कैविटी होगी, बॉडी होगी, जो भी होगा वो सब किस चीज से बना होगा, सेल से मिलकर बना हुआ होगा। सेल की अगर बात करें तो हमने कहा तमाम लिविंग थिंग एक जैसी होती है, तमाम बायोमोलिक्यूल्स एक जैसे होते हैं, तो सेल भी एक जैसे होते हैं। इसीलिए हमने उनके वो कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे जो सेम होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जनरलाइज सेल का अगर एक स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक होती है साइटोप्लाज्म, और एक होता है न्यूक्लियस। विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी सेल नहीं बन सकता। साइटोप्लाज्म जो होगा उसको फ्लूइड प्रोवाइड करेगा, उसमें रिएक्शन मीडियम प्रोवाइड करेगा, और न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करेगा। अगर एक और वर्ड होता है उसके लिए टर्म यूज होती है, डेफिनेशन के तौर पे आ सकता है, या एमसीक्यू हो सकता है कि साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेली और न्यूक्लियस को मिला के क्या बोलते होते हैं। तो उसके लिए एक नया वर्ड होता है, साइटोप्लाज्म से मिलता जुलता वर्ड है, और वो कौन सा है, प्रोटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म के अंदर सारी चीजें जितनी भी होती हैं सबको मिला के क्या बोलते होते हैं हम, पहला कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो उसकी अगर डिफाइन करेंगे तो क्या बनेगा, आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है किसकी, लिविंग सिस्टम की या लिविंग सेल की। यहाँ पे मैंने यही मेंशन किया हुआ कि आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है ये सेल की, और सेल के साथ मैंने मेंशन किया कि ये क्या होता है, लिविंग सिस्टम होता है। सिस्टम की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, और क्या होता है सिस्टम, एनीथिंग अंडर द रिसर्च और कंसिडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। तो अगर वो लिविंग सिस्टम है तो इसका मतलब वो खुद ब खुद हमने जो लिविंग थिंग की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जिसमें ऐसा केमिकल सिस्टम या ऐसा प्रोसेस जिसमें वो सब खूबियां होंगी, उसको क्या कहेंगे, लिविंग सिस्टम कहेंगे। कंपोजिशन की अगर बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन किस तरह की होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है किस चीज से मिलके, लिपिड से और प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है। बाकी कंपाउंड भी होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में उसमें क्या होते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो प्रोटीन्स जो होते हैं उसमें कितने होते हैं, 60 to 80% प्रोटीन होते हैं, और लिपिड्स होते हैं 20 to 40% होते हैं। और लिपिड्स मोस्टली कौन से टाइप के होते हैं, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। थोड़ी अमाउंट में वहां पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और साथ क्या होता है, कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का मतलब कि हम इस तरह की पढ़े होंगे टर्म्स, जिसको भी हम अलग से इन चैप्टर्स में, नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन्स के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट्स को जोड़ दिया जाए तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बन जाते हैं। इस तरह के हम क्या होंगे, मुख्तलिफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे, और वो क्या कौन बना रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स उसको डेवलप करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास के बायोलॉजिस्ट ने रिसर्च की और पता चला है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनती किस तरह है और उसको जोड़ते किस तरह है, कि जो जितने भी हमने मेंशन किए तीनों कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स की सीक्वेंस क्या होगी, इनकी अरेंजमेंट क्या होगी। क्योंकि केमिस्ट्री का काम था, उसने पहले कंपोजिशन को स्टडी किया, उसको उसने स्ट्रक्चर निकालना है कि ये एलिमेंट्स, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किस तरीके से अरेंज किए हुए हैं। अरेंज करने के लिए यहाँ पे क्या किया उन्होंने, पहला मॉडल जो सबसे पहले बना था वो कौन सा था, ट्यूनेड मेम्ब्रेन मॉडल था। उसने कहा था कि यहाँ पे क्या होती है, लिपिड बाइलेयर होती है, और वो कहाँ पे होती है, प्रोटीन के दरमियान में उसको रखा हुआ होता है कि ऊपर एक लेयर और दो लेयर्स किसके होंगी, ऊपर और नीचे प्रोटीन की, और उसके दरमियान में क्या फिल किया होगा, लिपिड बाइलेयर लगी हुई होगी। लेकिन ये मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं था। नया मॉडल इसकी जगह पे दिया गया जो सबसे बेस्ट और वाइडली एक्सेप्टेबल है, पर वो कौन सा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करें तो वो क्या कहता था कि जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, और उसके अंदर क्या है, प्रोटीन्स एम्बेडेड किए हुए हैं, और किसकी तरह, मोज़ेक लाइक मैनर में। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है,
जितने भी ऊपर कंपोनेंट्स हमने मेंशन किए हैं कि उसमें प्रोटीन होते हैं, लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो सब क्या होंगे हमने अरेंज करनी है, स्ट्रक्चर बनाना है उसका। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले पता है हमें कि फॉस्फोलिपिड्स वहां पे मौजूद होते हैं और किसकी फॉर्म में होते हैं, बाइलेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये हमारे पास एक फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड की बात करें तो उसका सबसे आसान स्ट्रक्चर है कि वहां पे हमारे पास क्या होता है, लिपिड जो होते हैं उसका स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक होती है हमारे पास ग्लिसरॉल होती है। ग्लिसरॉल कार्बन की 3 कार्बन वाली अल्कोहल होती है जिसमें क्या होते हैं 3 OH होते हैं। ये हमारे पास 1, 2 और 3 कार्बन वाली अल्कोहल होती है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर जो है लिपिड के टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इससे पहले आप वो लिपिड वाला टॉपिक देख लें तो ज्यादा बेहतर है। ग्लिसरॉल जो है हमारे पास, उसके अंदर क्या होती है, हमारे पास 3 कार्बन वाली अल्कोहल होती है। ये उसके अल्कोहल का OH का O अटैच किया हुआ, ये एक O है, ये एक O है और एक ये वाला O तीसरा है। और साथ इसकी क्या लगा हुआ है, ये फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, PO4 लगा हुआ है और इस तरफ उसकी क्या है, कार्बन की चेन है, फैटी एसिड की चेन है। तो इसको, इस पार्ट को उसके क्या बोलते होते हैं, टेल बोलते होते हैं, जो लंबे चेन इससे आ रहे हैं। और इस पार्ट को क्या बोलते होते हैं, जहां पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, इस पार्ट को बोलते होते हैं हेड। तो ये उसके साथ दोनों चीजें मेंशन की हुई है कि इसका हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हाइड्रोफिलिक क्यों होता है, क्योंकि फॉस्फेट जो होता है वो इनऑर्गेनिक होता है और वो पानी के साथ बड़ी अच्छी इंटरेक्शन शो कर रहा होता है। हाइड्रोफोबिक जो टेल होती है वो क्योंकि ऑर्गेनिक नेचर की होती है, हाइड्रोकार्बन नेचर की होती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो टेल होती है ये पानी से इंटरेक्शन शो नहीं करती, इसीलिए ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक हमारे पास क्या होती है, टेल होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ये जो टेल होती है इसमें से एक जो होती है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड की होती है और दूसरी जो चेन होती है उसके अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है, और उससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है, यानी कि एक जगह पे अनसैचुरेशन मौजूद होती है। वो जो अनसैचुरेशन होती है ये इसको क्या करती है, लिक्विड टाइप टेक्सचर देती है और जिससे ये क्या बनता है, फ्लूइड लाइक अपीयरेंस दे रहा होता है। अब रेंज किस तरह करेंगे इसको कि एक लिपिड जो होगा बाइलेयर की फॉर्म में अगर लगाना होगा हमें इसको, तो एक फॉस्फोलिपिड जो है वो हमने कैसे रख दिया, इसको ये ऊपर इस तरह रखा हुआ, ऐसे फॉस्फोलिपिड एक रख दिया और जैसे हम इसके नीचे क्या कर देते हैं, दूसरा फॉस्फोलिपिड यहाँ पे अटैच कर देते हैं। ये जो फॉस्फोलिपिड नीचे यहाँ पे हम अटैच करते हैं बिल्कुल सेम, वो भी यही इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसकी दोनों जो टेल्स होती हैं वो किस तरफ होती हैं, इनवर्ड होती हैं। तो यही मेंशन किया हुआ है कि जो इसकी हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं वो क्या होती है, पॉइंटेड इनवर्ड होती है, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ वो मेंशन ये हो जाती हैं, अपने आप को डायरेक्ट कर लेती हैं। और जो दूसरी होती है हमारे पास हाइड्रोफिलिक जो पोलर हेड होता है, जो हेड होता है वो किसकी तरफ होता है, आउटसाइड की तरफ होता है, मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ होता है और एक मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उसमें अनसैचुरेशन होती है थोड़ी सी, जैसे हमने मेंशन किया। उसके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेशन होती है और कुछ खास टेम्परेचर जिसके ऊपर ये क्या बन जाता होता है, लिक्विड या फ्लूइड की तरह बन जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जो सैचुरेटेड है ये इसको सॉलिड बनाएगा और जो अनसैचुरेटेड है इसको लिक्विड लाइक टेक्सचर देगा। तो ये सॉलिड और लिक्विड के दरमियान की कॉम्बिनेशन आ जाएगा, जिस वक्त ये क्या होगा, जेल लाइक या फ्लूइड लाइक मटेरियल बन जाएगा, जिस कौन से टेम्परेचर पे, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे। फ्लूइड फेज के अंदर जो होता है वो मूव कर सकते होते हैं लिपिड्स एक साइड से दूसरी साइड पे। जब वो फ्लूइड बन गया, जैसे हमने मेंशन किया, वो ओशन की तरह लगता है कि जो लिपिड्स हैं वो एक जगह पे फिक्स नहीं है, बल्कि क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये जो लिपिड है ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। अगर लेट्स सपोज इस तरफ मेम्ब्रेन पूरी बनी हुई है तो ये वाला लिपिड जो होगा ये मूव करके किधर तक आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो इससे कोई एक पॉइंट नहीं होगा, बल्कि ये क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। इस मूवमेंट को हम क्या कहते होते हैं, लेटरल डिफ्यूजन कहते होते हैं। लेटरल डिफ्यूजन का मतलब, लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड्स की तरफ डिफ्यूज हो जाएगा ये वाला लिपिड जो है फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन से होते हैं, इसके अंदर एम्बेड किए हुए होते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर। स्ट्रक्चर अगर देखा जाए और मॉडल को देखें तो इस तरह का मॉडल कुछ बनता है कि हमारे पास क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर लगी हुई होती है जो ब्लू कलर के मेंशन किए हुए हैं और एक लेयर ऊपर की तरफ होगी, एक लेयर नीचे की तरफ होगी। बाकी उसमें क्या होंगे, प्रोटीन से अटैच होंगे, कुछ प्रोटीन होंगे वो लेयर के हाफ तक होंगे सिर्फ, जैसे ये दोनों प्रोटीन हैं।
और कुछ प्रोटीन्स होंगे वो क्या होंगे, लेयर के दोनों साइड पे मौजूद होंगे। तो वो जो प्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं, ट्रांसफर का काम करते होते हैं कि यहाँ से क्या करेंगे, प्रोटीन को इधर से किसी भी चीज को ट्रांसफर कर देंगे, सेल के अंदर भी भेज सकते हैं, सेल से बाहर की तरफ भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये रिएक्शन मीडियम के तौर पे काम करता है। रिएक्शन मीडियम जो होगा वो रिएक्शन की जगह प्रोवाइड करेगा या मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को मूव करने में हेल्प करता होता है। और ये क्या होता है, यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल जो होता है उसके लिए क्या बनाएगा, रिएक्शन मीडियम प्रोवाइड करेगा, उसके रिएक्शंस इसके अंदर होंगे। रिएक्शन जो होते हैं मोस्टली किसमें होता है, सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं। जितने भी हमने केमिस्ट्री में रिएक्शन करते हैं वो क्या होते हैं, दो सॉल्यूशंस बनाते हैं या सॉल्यूशन के अंदर कोई सॉलिड चीज को मिक्स कर लेते हैं। हमेशा एक ना एक चीज वहां पे क्या होगी, सॉल्यूशन फॉर्म में होती है, तभी रिएक्शन होते हैं। इसीलिए अब यहाँ पे भी क्या होगा, क्योंकि रिएक्शन होने हैं तो इसलिए यहाँ पे क्या चाहिए, कोई सॉल्यूशन चाहिए। तो उस सॉल्यूशन का क्या नाम होता है, हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है। एक्वस सॉल्यूशन होता है अब अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि जिंदा चीज को क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, उसकी कंपोजिशन देखें तो यही बनती है। कंपोजिशन इसकी 90% उसमें क्या होता है, वाटर होता है। सॉल्युबल पार्ट जो होता है इसको क्या बोलते होते हैं, हम साइटोसोल बोलते होते हैं। और साइटोसोल जो होता है इसको हम क्या कहते हैं कि ग्राउंड सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म का, कि वो बिल्कुल थिक नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है बिल्कुल पतला, वो सॉल्यूशन की तरह की चीज होती है। ग्राउंड सब्सटेंस होता है कि जिसके अंदर हर चीज को क्या रखा होता है, डिसॉल्व कर लेते हैं या सस्पेंडेड होती है उसके अंदर। फिर साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो उसके अंदर एक्वस मीडियम होता है और उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं कि उसके अंदर क्या होता है, डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सेल को चाहिए होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए चाहिए होंगे, प्रोटीन और लिपिड सेल की रिपेयर करने के लिए चाहिए होंगे, मिनरल्स जो होंगे वो वाटर बैलेंस के लिए, और विटामिन एज एंजाइम वहां पे चाहिए होते हैं। नेक्स्ट है कि इसके अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस डिसॉल्व होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। कि ऑक्सीजन जो होगी वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही होगी और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के अंदर बन रही होगी। तो ये दोनों गैसेस जिंदा चीज के अंदर मौजूद होंगी कि ऑक्सीजन उसको जिंदा रहने के लिए चाहिए, और जब वो ऑक्सीजन यूज करके ग्लूकोज को बर्न कर लेगी तो बर्न करने से क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म के अंदर दोनों गैसेस डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद होती हैं। फिर उसके बाद है कि देयर आर सम सब्सटेंसेस कि जो क्या करते हैं, कोलाइडल पार्ट बनाते होते हैं। मोस्टली प्रोटीन होते हैं वो, कि प्रोटीन क्या करते हैं जब सेल में डिसॉल्व किए हुए, हमने साइटोप्लाज्म में अंदर जैसे ऊपर भी मेंशन किया प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन्स के हम टाइप पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं, और कुछ क्या बना देते हैं, कोलाइड बना देते हैं। तो कुछ क्या होंगे प्रोटीन वहां पे कोलाइड बना के एग्जिस्ट करते होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ अनडिसॉल्व्ड फ्लोटिंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सेल ऑर्गेनेली, इनसॉल्युबल प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, और जैसे मैंने पहले मेंशन किया, लेकिन मोस्टली इसमें क्या होते हैं, और सेल ऑर्गेनेली की बात करते हैं जितने भी सेल के अंदर होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या और जितने भी ऑर्गेनेली होते हैं। लास्ट है हमारे पास कि वो स्टोरेज साइड होती है जिसके लिए मेटाबॉलिक वेस्ट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म के साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है। सबसे पहला काम ये किसकी तरह काम कर रहा है, हमारे पास रिएक्शन मीडियम की तरह काम कर रहा है। रिएक्शन मीडियम की अगर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है साइटोप्लाज्म का इज टू एक्ट एज स्टोर हाउस फॉर वाइटल केमिकल्स। की पहला काम जो है ये क्या कर रहा है, वाइटल केमिकल्स के लिए स्टोर हाउस है। जो भी हमने पिछले स्लाइड में मेंशन किया कि जो जितने भी केमिकल्स डिसॉल्व फॉर्म में इसके अंदर रखे हुए हैं वो सारे के सारे जिंदा चीज के सबसे अहम है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए या लिविंग यूनिट के लिए सबसे ज्यादा अहम है। इनके अगर नहीं होंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, ना ही सिस्टम वो चल सकता है। सेकंड जो है, इट इज ऑल्सो साइट फॉर सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेस जितने भी है वो वहां पे हो रहे हैं रिएक्शन मीडियम की तरह। मिसाल के तौर पर ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज को दो हिस्सों में तोड़ देते होते हैं, ग्लूकोज को 6 कार्बन वाली जो चेन है उसको 3-3 के 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड फ्री फ्लोटिंग मीडियम फॉर सेल ऑर्गेनेलीज। ये सेल ऑर्गेनेलीज जितने भी उनके लिए मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो फ्लोट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं।
अगर वो कोई सॉलिड चीज होती तो उसमें वो पार्टिकल्स मूव ना कर सकते। फ्लूइड है, लिक्विड है, इसीलिए वहां पे क्या होता है, जो ऑर्गेनेली है वो फ्लोट करके एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सेल के मूव कर सकते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है वो उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रीम्स चल रही होती है, मूवमेंट हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर वहां से किसी भी पार्टिकल ने मूव करना है तो वो स्ट्रीम के साथ फ्लोट करता हुआ मूव कर सकता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते होते हैं, एक्टिव मास मूवमेंट बोलते हैं। टेक्सचर की बात की जाए तो साइटोप्लाज्म में, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में मेंशन किया था कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो होते हैं 3 तरह के टेक्सचर्स होते हैं। एक बिल्कुल सोल्यूशन फॉर्म में होता है, थोड़ा सा किसकी फॉर्म में होता है, कोलाइड की फॉर्म में होता है, थोड़ा सा किसकी फॉर्म में होता है, जेल जो हमारे पास सस्पेंशन की फॉर्म में होता है। लेकिन इसकी अगर थिकनेस की बात की जाए, विस्कोसिटी की बात की जाए, तो उसके हिसाब से इसके 2 फेजेस होते हैं। एक सोल फेज होता है और एक कौन सा है, जेल फेज होता है। सोल फेज के अंदर क्या होता है, उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, ये ना होने के बराबर होती है। और जो जेल फेज होता है उसके अंदर विस्कोसिटी होती है और क्या होता है, वो विस्कस होता है। हमारे पास है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो उसके कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है सेल के। कंट्रोल सेंटर क्या होता है हमारे पास के, कोई भी हमारा लिविंग सिस्टम हो या नॉन लिविंग सिस्टम भी हो, तो नॉन लिविंग सिस्टम को भी कंट्रोल सिस्टम चाहिए होता है। जैसे मिसाल के तौर पर रिएक्शन जब हम लेबोरेटरी में परफॉर्म कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल 2 टेस्ट ट्यूब हैं, उसके अंदर सॉल्यूशन है, हमने दोनों को मिक्स करना है। तो जो सॉल्यूशंस हैं वो सिस्टम की तरह काम कर रही हैं, टेस्ट ट्यूब की जो वॉल्स हैं वो किसकी तरह काम कर रही है, बाउंड्री की तरह काम कर रही है, और उसका कंट्रोल सेंटर जो है वो हम खुद है कि हम उसे कंट्रोल करें कि कैसे उसको मिक्स करना है, किन केमिकल्स को मिक्स करना है। सेम ऐसे लिविंग सिस्टम जो सेल होते हैं उनके अंदर भी कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, कंट्रोल सेंटर होना चाहिए जो क्या करे, उसको कंट्रोल करे जितने भी उसके अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं। तो न्यूक्लियस इसको कंट्रोल करता है कि जो जो रिएक्शंस सेल के अंदर होने हो। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होता है, इसके अंदर मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके, पहला काम जैसे अभी ऊपर मेंशन किया, कंट्रोल सेंटर है तो कंट्रोल करेगा एवरी फंक्शन ऑफ बॉडी, जितने भी फंक्शन सेल के अंदर हो रहे हैं उसको सबको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। सेकंड जो है कहते हैं ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है इसके अंदर, कि जितने भी मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, वो सारा कहाँ पे होगा, स्टोर किया हुआ होगा किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। थर्ड है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है सेल को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, कि सेल की कॉपीज बनाने में हेल्प करती है, कि वहां से इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेंगे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, और फिर उसी तरह की एक इंफॉर्मेशन की कॉपी न्यू बना ली जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि इट कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कि वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसमें से इंफॉर्मेशन डीकोड करके उसको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटीन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते होते हैं। अगर देखा जाए कि टाइप्स के हिसाब से कंट्रोल सेंटर्स, तो लिविंग सेल के अंदर 2 तरह के कंट्रोल सेंटर्स होते हैं। न्यूक्लियस मैंने ऊपर मेंशन किया है क्योंकि हम इस वक्त मॉडर्न एरा में रहते हैं, तो ज्यादातर सेल जो होंगे उनमें न्यूक्लियस होता है और वो मोस्ट कॉमन वर्ड यूज होता है। लेकिन जो कंट्रोल सेंटर्स हैं उसकी 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप जो न्यूक्लियस हमने पढ़ा है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो इनक्लोज होती है किसके अंदर, मेम्ब्रेन में, और किस में होती है, वो यूकैरियोटिक सेल में होती है। यूकैरियोटिक सेल का मतलब, कैरियो का मतलब कैरियन से निकला वर्ड, कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को, और यू का मतलब होता है ट्रू। तो ये यूकैरियोटिक का मतलब है कि ट्रू न्यूक्लियस वाले सेल, कि जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर ओरिजिनल न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल, और जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर स्टोर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। लेकिन अगर इसमें न्यूक्लियस के ना हो तो उसको क्या बोलते होते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते होते हैं। न्यूक्लियोइड क्या होता है कि अगर जेनेटिक मटेरियल जिस जगह पे रखा हुआ हो उस एरिया को कहते हैं, उसके ऊपर मेम्ब्रेन ना लगी हुई हो, खाली जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर अगर रखा हुआ हो, तो उस पॉइंट को क्या बोलते होते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते होते हैं। और न्यूक्लियोइड जो होता है वो किस सेल के अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। प्रो का मतलब क्या होता है, पहले वाला कि जो गुजर चुका वो। तो प्रो में क्या होगा, वो सेल के जो पुराने जमाने के होते हैं, यानी एंशिएंट सेल्स जो थे, उनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, उनमें क्या होता है, ये जनरलाइज एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है सेल का, कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें क्या होता है हमारे पास, साइटोप्लाज्म होता है। ये 3 स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं। बाकी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेल्स के अंदर डिफरेंट होते हैं। कि मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें किसकी,
ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये क्या करता होता है, हमारे पास सेल का एनर्जी सोर्स होता है, पावर हाउस होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या करता है, सेल के अंदर कंपाउंड्स को बनाता भी है, उनको पैकिंग भी करता होता है, राइबोसोम्स भी क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, गोल्गी बॉडी भी क्या करता है, मुख्तलिफ कंपाउंड की सिंथेसिस करता है। वैक्यूल जो होते हैं ये क्या करते हैं, कंपाउंड्स को स्टोर करने का काम करते हैं, वेस्ट को स्टोर करते हैं, वाटर को स्टोर कर सकते होते हैं। लाइसोसोम क्या करते होते हैं, डाइजेशन में यूज हो रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गेनेली मिलकर क्या करते हैं, सेल बनाते हैं। बाकी जितने भी ऑर्गेनेली हैं ये ज्यादातर आपने किस में पढ़े होंगे, बायो में पढ़े होंगे। जो आपका साथ के सब्जेक्ट है पढ़ा वो कौन सा है, सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके अंदर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जो जितने भी हमारे पास अदर ऑर्गेनेली हैं पे उनकी क्या क्या फंक्शन है। लेकिन बायोकेमिस्ट्री क्योंकि जनरलाइज व्यू देती है, बिल्कुल हर चीज को एक जैसा कंसीडर करना है, हमने कहना है हर लिविंग थिंग जो है वो बिल्कुल सेम है, तो इसलिए हम किसको करेंगे, तीन जो है उसके ऑर्गेनेली उनको सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे जो हमने पीछे मेंशन किए हैं। बाकियों का जस्ट आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये हमारा टॉपिक था और आपका एक कंप्लीट चैप्टर हो गया। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो यू कैन आस्क मी। और इसके अलावा आप लेजेंड कॉलेज की वेबसाइट को विजिट करें, उनके चैनल को विजिट करें, वहां पे आपको इसके और भी टॉपिक्स मिलेंगे, उसके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को भी आप वहां पे देख सकते हैं कि उनके लेक्चर्स आ रहे हैं और वो बहुत अच्छे लेक्चर्स वहां पे मिल रहे हैं। आपने वहां पे जरूर विजिट करना है, उन बाकी लेक्चर्स को भी वहां पे आपने लाजमी देखना है। थैंक्स।